महिंद्रा एंड मोहम्मद, इसी नाम से शुरुआत हुई $21 बिलियन के महिंद्रा ग्रुप की। सपना तो था टाटा से भी बड़ा एक स्टील प्लांट लगाने का, जिसे पूरा करने के लिए इसके फाउंडर जेसी महिंद्रा का घर तक बिक गया। और जब कंपनी अपने पैर पर अभी खड़ा होने की कोशिश ही कर रही थी, उसी दौरान उनके दोस्त और पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद उनका साथ छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स ने एक बड़ा सपना देखा था, जिसे आज उनके ग्रैंडसन आनंद महिंद्रा ने पूरा करके दिखाया है। महिंद्रा का नाम सुनते ही शायद आपको थार, XUV 700 और ट्रैक्टर्स का ख्याल आता होगा, लेकिन आज महिंद्रा ग्रुप कार्स, बसेस, ट्रक्स, प्लेन्स, ट्रैक्टर्स और बोट्स बनाने के अलावा सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और इंफ्रा सेक्टर में भी एक बड़ा नाम है। एक तरफ जहां ये जावा, SD और BSA जैसी वर्ल्ड फेमस टू व्हीलर कंपनीज को ओन करती है, वहीं दूसरी तरफ ये इटली की फेमस कार डिजाइन कंपनी पिनिनफेरिना का भी मालिक है, जो फेरारी और माजराटी जैसी दिग्गज कंपनीज के कार्स को डिजाइन करती है। आखिर आनंद महिंद्रा ने ऐसा क्या कर दिया कि एक छोटी सी स्टील ट्रेडिंग कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में काम करने वाली एक ग्लोबल ब्रांड बन गई। आज की इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी के इस सफर की शुरुआत होती है 1892 में, जब पंजाब के लुधियाना शहर में इस कंपनी के फाउंडर जगदीश चंद महिंद्रा का जन्म हुआ। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और बचपन में ही अपने पिता को खो देने की वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। अब उस समय जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई बहनों को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अंग्रेजों का राज था और एक आम इंडियन के लिए अच्छी शिक्षा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन उस दौर में भी जेसी महिंद्रा ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को अच्छी तरह समझ लिया था। इसलिए उन्होंने VJTI से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और अपने छोटे भाई कैलाश चंद महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिए। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर एक अच्छी जॉब मिल गई और वहां साल 1929 से 1940 तक उन्होंने काफी शिद्दत से काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सरकार ने उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। और बात अगर उनके छोटे भाई कैलाश चंद महिंद्रा यानी केसी महिंद्रा की करें, तो कैम्ब्रिज में पढ़ाई पूरी होने के बाद वह कुछ सालों तक अमेरिका में ही जॉब किए और 1942 में उन्हें अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। और फिर 1945 में जब वह वापस लौटकर इंडिया आए, तो सरकार ने उन्हें इंडियन कोल फील्ड्स कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया। हालांकि उसके बाद भी महिंद्रा ब्रदर्स को कई सरकारी और निजी संस्थाओं में काफी बड़े बड़े पद ऑफर हुए, लेकिन अब उनकी सोच बदलने लगी थी। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और उन्हें यकीन था कि हम जल्दी ही अपनी आजादी हासिल कर लेंगे। साथ ही वो इस बात को भी अच्छी तरह समझते थे कि भारत के आजाद हो जाने के बाद देश के अंदर स्टील इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो करने वाली है, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करना इतना आसान नहीं था। एक बड़ी रकम की जरूरत थी, जिसे इकट्ठा करने के लिए दोनों भाइयों ने अपना घर बेच दिया और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर एक स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया। और यहीं से शुरुआत हुई महिंद्रा ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की। आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाने का सपना देखा था। लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि जब देश का पार्टीशन हुआ तो मलिक गुलाम मोहम्मद भारत छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए और उनके इस फैसले ने महिंद्रा ब्रदर्स को हिला कर रख दिया, क्योंकि सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। लेकिन शायद गुलाम मोहम्मद जी को पाकिस्तान में ही अपना फ्यूचर दिखा और उनका ये फैसला शायद सही भी साबित हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए। अब गुलाम मोहम्मद की पूरी हिस्सेदारी खत्म होने के बाद एक तरफ जहां फंड की दिक्कत होने लगी, वहीं कंपनी के नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। वैसे तो कंपनी का नाम बदलना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी और इसके रीप्रिंट पर फालतू खर्च करने की बजाय कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया, ताकि इसका शॉर्ट नेम M&M ही रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट ना जाए। लेकिन वो दौर महिंद्रा कंपनी के लिए काफी मुश्किलों भरा था और ज्यादातर लोग तो यही सोच रहे थे कि अब कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन महिंद्रा ब्रदर्स लगातार कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे और आखिरकार दोनों भाइयों की वो मेहनत रंग लाई, जिसके चलते
महिंद्रा एंड महिंद्रा डूबने से बच गई। अब यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब कुछ ऐसा करने का इरादा था जो उनसे पहले भारत में किसी और कंपनी ने ना किया हो, और यहीं पर केसी महिंद्रा के विदेश में रहने का एक्सपीरियंस काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा अमेरिका की सड़कों पर जीप को देखकर काफी इंप्रेस हुए थे और वे इंडिया में भी इसको लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, महिंद्रा ने साल 1947 में विलीज कंपनी से बात की और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो विलीज जीप्स को इंडिया में ही असेंबल करके बेचने लगे। चूंकि ये जीप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री के लिए डिजाइन की गई थी, इसलिए इसकी मजबूत बनावट और हाई ग्राउंड क्लियरेंस उस समय भारत की खराब सड़कों के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इसलिए लोगों के बीच ये जीप काफी पॉपुलर हो गई और धीरे धीरे महिंद्रा की इमेज एक ऑटोमोटिव कंपनी के रूप में बनने लगी। फिर साल 1951 में जेसी महिंद्रा और 1963 में केसी महिंद्रा की जब डेथ हुई, तब महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने देश की एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी, जिसके बाद इस कंपनी की बागडोर केसी महिंद्रा के बेटे केशव महिंद्रा को सौंपी गई। हालांकि अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद साल 1947 से ही वो अपने पिता की हेल्प करने लगे थे, लेकिन जब कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई, तब वह बिजनेस को अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करने लगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस से की। दरअसल जीप मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस से महिंद्रा ग्रुप का झुकाव ऑटोमोटिव सेक्टर की तरफ कुछ ज्यादा ही होने लगा और साल 1963 में अमेरिका की इंटरनेशनल हार्वेस्टर कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में महिंद्रा ने B275 ट्रैक्टर को लॉन्च किया और इसके अलावा तमाम तरह के फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी बनाने लगे। लेकिन गौर करने वाली एक बात और भी है कि उसी दौरान महिंद्रा परिवार में वो चिराग भी जल चुका था, जिसकी रोशनी में महिंद्रा ग्रुप का रेवेन्यू 80 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाला था। जी हाँ दोस्तों, जेसी महिंद्रा के बेटे हरीश महिंद्रा के घर आनंद महिंद्रा का जन्म हो चुका था और वो अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए ऊटी के फेमस लॉरेंस स्कूल जा चुके थे। खैर, उनकी बात आगे हम डिटेल में करेंगे। केशव महिंद्रा के लिए बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 60s में गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और लाइसेंस राज की वजह से अपने मुताबिक काम करना पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ तक कि कितने जीप और ट्रैक्टर्स का प्रोडक्शन करना है, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग माहौल में भी उन्होंने कंपनी के ग्रोथ को बरकरार रखा और 80s के दशक में महिंद्रा ने अपने बिजनेस को भारत के बाहर भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। साल 1986 में टेक महिंद्रा की शुरुआत हुई, जो आज महिंद्रा की दूसरी सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी होने के साथ ही इंडिया के टॉप 5 IT कंपनीज में अपनी जगह रखती है। और फिर आया 90s का वो दशक जब महिंद्रा ने हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म जैसे बिल्कुल नए स्पेस में एंटर किया और 96 में क्लब महिंद्रा हॉलीडेज की शुरुआत की गई। दरअसल केशव महिंद्रा जी 40 इयर्स की एज में कंपनी के चेयरपर्सन बनाए गए और साल 2012 तक, यानी कि अगले 48 इयर्स तक वो इस पद पर बने रहे। दोस्तों, अब शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि महिंद्रा कंपनी में जो कुछ भी अच्छा हुआ वो सब कुछ तो केशव महिंद्रा जी के समय में ही हो गया था, तो फिर आनंद महिंद्रा ने किया ही क्या? बहुत कुछ किया दोस्तों, वरना महिंद्रा ग्रुप आज जैसी है वैसी नहीं रहती। हालांकि यंग एज में उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी को अपना कैरियर बनाना चाहते थे। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कंप्लीट करके वापस आने के बाद 81 में आनंद महिंद्रा को अपने स्टील डिवीजन महिंद्रा यूजीन स्टील को एक आम एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन करना पड़ा। उन्हें इस काम में मजा आने लगा और वो धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। 91 में उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, 97 में मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर साल 2001 में कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। फिर अगस्त 2012 वो समय आया जब उनके अंकल केशव महिंद्रा ने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। असल में लिबरलाइजेशन से पहले, या यूं कहें कि आनंद महिंद्रा के एक होल्डिंग पोजीशन पर पहुंचने से पहले, महिंद्रा कंपनी ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई तो कर लिया था, लेकिन उनके ज्यादातर बिजनेसेस किसी विदेशी कंपनी के रहम पर चल रही थी। विलीज के लाइसेंस पर वो जीप बेच रहे थे, इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ जेवी में वो ट्रैक्टर बना रहे थे, यहाँ तक कि उनकी IT फर्म टेक महिंद्रा भी ब्रिटिश टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही थी। अपना कुछ भी नहीं था, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन आनंद महिंद्रा का अंदाज ही अलग है। उनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है। उन्हें किसी के सहारे पर कंपनी को आगे नहीं ले जाना था। उनके अग्रेसिव डिसीजंस और फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच की वजह से ही 91 में जिस महिंद्रा ग्रुप का कुल रेवेन्यू जहां 1520 करोड़ रुपए था, वो आज बढ़कर 1.22 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आइए इसके पीछे की कहानी को भी जानते हैं। दरअसल 90s में सुजुकी, हुंडई और जनरल मोटर्स जैसे ब्रांड्स के इंडिया में आने से मार्केट में लोगों के पास टाटा और महिंद्रा के अलावा कई और भी बेहतर ऑप्शंस आ गए, जो गुड लुकिंग होने के साथ ही फ्यूल एफिशिएंट भी थे। लेकिन महिंद्रा अपनी वही पुरानी जीप में कुछ चेंजेस करके अरमाडा, मार्शल और अरमाडा ग्रैंड जैसी गाड़ियां लॉन्च करती रही, जिसमें लोगों की दिलचस्पी कम होती गई। हालांकि कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लाने की कोशिश की गई, जैसे फोर्ड के साथ मिलकर फोर्ड एस्कॉर्ट सेडॉन को लॉन्च किया गया, जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। तब आनंद महिंद्रा ने
जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। साल 1993 उन्होंने अपनी R&D टीम को रिस्ट्रक्चर करके पवन गोयनका जी को अपनी टीम में शामिल किया, जो उस समय जनरल मोटर्स में इंजन टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट माने जाते थे। आनंद महिंद्रा के दिमाग में क्या चल रहा था यह अंदाजा किसी को भी नहीं था। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जब पवन गोयनका से बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर एक इंडियन कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन करने का खर्च पूछा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 1000 करोड़ की जरूरत थी, जो महिंद्रा ग्रुप के 4 साल के प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। लेकिन पीछे हटना आनंद जी ने सीखा ही नहीं है। उन्होंने कुछ खर्चों में कटौती करके इस प्रोजेक्ट को 550 करोड़ के बजट में आगे बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया और इस तरह साल 2002 में महिंद्रा की किस्मत बदलने वाला कॉम्पैक्ट SUV स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया, जबकि इसके 2 साल पहले ही इन हाउस इंजन के साथ बोलेरो को भी मार्केट में उतार दिया गया था और फिर बोलेरो और स्कॉर्पियो की इस जोड़ी ने इंडियन मार्केट में धूम मचा दिया और फिर XUV 300, XUV 500, XUV 700 और थार जैसी दमदार गाड़ियों ने महिंद्रा को मानो पंख ही लगा दिया। और दोस्तों आपको पता ही है, आज भी ये सारी गाड़ियां इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में शुमार हैं। इसके अलावा महिंद्रा की डिफेंस व्हीकल्स पर आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश भरोसा करते हैं। स्कॉर्पियो की सफलता के बाद आनंद महिंद्रा ने तेजी से विदेशी कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। गुजरात ट्रैक्टर्स और पंजाब ट्रैक्टर्स को अपने में मर्ज करके साल 2010 में महिंद्रा दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। काइनेटिक मोटर्स, रेवा इलेक्ट्रिक और यूके की लीजेंडरी बाइक कंपनीज जावा, SD और BSA मोटरसाइकिल्स, इन सब पर आज महिंद्रा का ही कब्जा है। ये लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों। साउथ कोरिया की सैंगयोंग और इटली की फेमस कार डिजाइन कंपनी पिनिनफरीना में कंट्रोलिंग स्टेक लेकर महिंद्रा ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये वही पिनिनफरीना है जिसने 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली इलेक्ट्रिक हाइपर कार पिनिनफरीना बत्तीस्ता को बनाया है। इसके अलावा आज महिंद्रा के पास 2 वर्ल्ड क्लास रेसिंग टीम भी मौजूद है। आज महिंद्रा के टोटल रेवेन्यू का 50% हिस्सा अकेले उसके ऑटोमोटिव डिवीजन से ही आता है। बाकी 31% टेक महिंद्रा और लगभग 9% रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज जनरेट करता है। तो दोस्तों अब तक आप महिंद्रा कंपनी के इतिहास और बिजनेस एम्पायर के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे, लेकिन अगर पर्सनली आनंद महिंद्रा की बात करें तो वह समय के साथ चलने वाले एक ऐसे कॉर्पोरेट लीडर हैं जिन्होंने लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपडेट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काफी एक्टिव रहने से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं और अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर वो मुंबई में हर साल महिंद्रा ब्लूज फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। शायद फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए उनका प्यार अभी भी बरकरार है। उनकी वाइफ अनुराधा एक जर्नलिस्ट थी जो अब एक फेमस लग्जरी एंड लाइफस्टाइल मैगजीन वर्ब की एडिटर हैं। आनंद महिंद्रा ने 1996 में नन्ही कली नाम से एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जिसके जरिए वो 5 लाख से भी ज्यादा गरीब लड़कियों की पढ़ाई में मदद कर चुके हैं। इंडियन बिजनेस इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2020 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।